हेलो। हेलो। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, चेक कर रहा था मैं। कल अपना भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जब हम एफएसएसएआई की साइट पे जाते हैं तो अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011 वो भी आ चुके हैं। तो एक्ट और रूल में बेसिक फर्क क्या है कि एक्ट के अंदर जिस बात के बारे में हिंट दी गई है, रूल के अंदर वो चीज और ज्यादा क्लैरिफाई की जाती है और रेगुलेशन में रूल से भी ज्यादा क्लैरिफाई की जाती है। यानी जिस चीज का एक्ट में जिक्र होगा, रूल में उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया जाएगा और रेगुलेशंस के अंदर उसको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। तो किसी भी कानून की यही एक प्रक्रिया होती है। तो आज जो अपने को शुरू करना है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल एक्ट को जब आप हिंदी में देखोगे ना, अभी दिखाते हैं एक बार। एफएसएसएआई की वेबसाइट से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा एक्ट। मैं इसका हिंदी वाला वर्जन और डाउनलोड कर रहा हूं। एक्ट का ला तो होता है कानून। इसके हिंदी मतलब सुन लो भाई। ला क्या होता है? अधिनियम। ला तो होता है कानून, एक्ट होता है अधिनियम। एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोला जाता है। और जो रूल्स हैं आपके, उनको बोला जाता है नियम। एक बार रेगुलेशंस का और देख लेते हैं कि रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं। तो कानून, दूसरा क्या बताया था? अधिनियम, एक्ट। और अधिनियम से नीचे हो गया अपने रूल्स, नियम। और उसके बाद है अपनी रेगुलेशंस। रेगुलेशंस को व्यवस्थापन भी बोलते हैं। व्यवस्थापन ही इसके लिए सही वर्ड है। तो अधिनियम, पहले तो कानून, अधिनियम, नियम और व्यवस्थापन। तो लॉ, एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स और फिर रेगुलेशंस। हिंदी अगर किसी को मतलब जानना है तो। अब जो हम एक्ट की बात कर रहे थे, एक्ट की हमने कंप्लीट कर ली थी, अब रूल्स की बात कर रहे थे। तो रूल्स का जो हमारा पहला पेज है उसके बारे में यही बताया जाता है।
कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, ये रूल किस पावर के अंडर बनाया है। एक मिनट मैं शेयर कर लेता हूं तुम्हारे साथ ये। तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा ये रूल्स बनाए गए हैं। और ये रूल्स कैसे बनाए गए हैं, क्योंकि सेक्शन 91 जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का है, उसमें पावर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि वो रूल्स बना सकता है। और सेक्शन 91 के साथ साथ सेक्शन 5, 7, 30, 36 जो ये पूरी लिस्ट दी गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था 29 जुलाई 2010 को, और इसके ड्राफ्ट रूल पब्लिश हुए थे 19/11/2011 को। तो 20 जनवरी 2011 से ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। और इन रूल्स को कहा जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011। चैप्टर 1 के अंदर वही कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011। एक्ट कब पास हुआ था भाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, कोई बताएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट कब पास हुआ था? 24 अगस्त सर। तारीख क्या थी? 24 अगस्त थी सर। 24 अगस्त 24 अगस्त 2006 को। और ये रूल कब बने या कब पारित हुए, कब बड़ा इनको एनफोर्स किया? 23 अगस्त को सर। रूल्स 23 अगस्त को सर। रूल्स की बात कर रहा हूँ सर। रूल्स अगर देखोगे इसके अंदर, तो इसकी जो अधिसूचना है वो 5 मई 2011 को, और उसके बाद इसमें लिखा गया है कि पब्लिक को 20 जनवरी 2011 को ये अवेलेबल कराए थे ड्राफ्ट रूल। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल 2011, और इसका ये नाम होगा 34वां एक्ट था 2006 का, ये FSS अपना एक्ट का, ये तो ये बताया है। रूल्स का क्योंकि ये एक्ट नहीं है, तो इसमें ये नहीं बताया जाता कि ये कौन सा एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट नहीं है, ये रूल है। तो रूल को जो पब्लिश करवाता है वो डिपार्टमेंट पब्लिश करवाता है, या मिनिस्ट्री ऑफ, जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो अपना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? FSS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जवाब दिया करो मना फटाफट। और इसमें यह बताया गया है कि ये कब से फोर्स में रहेंगे। 3 महीने बाद जब उनको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके 3 महीने 90 दिन का वक्त होता है, तब तक लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं इन रूल्स के हिसाब से, और 90 दिन के अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है जब ये गजट में पब्लिश होते हैं। इसमें एक्ट का अगर कहीं जिक्र आएगा तो वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट होगा। ये शुरू में डेफिनेशन जैसे हमारी एक्ट के अंदर थी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किसको बोलेंगे, एडवोकेट किसको बोलेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, इंक्वायरी का मतलब क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। नोटिफाइड लैब किसको बोलेंगे, कि जिस लैब को फूड अथॉरिटी ने अंडर सबसेक्शन 1 और 2 ऑफ सेक्शन 43 इसके अंदर नोटिफाई किया है, उसको हम नोटिफाइड लैब बोलेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपीलेट ट्रिब्यूनल का होगा, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को चलाएगा या उसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा। रेफरल लैब किसको बोलेंगे? जो भी फूड अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज की है सेक्शन
43 सबसेक्शन 2, इसको इसी तरह से पढ़ना होता है। रजिस्ट्रार का मतलब एपलेट ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार, जिसको कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज रजिस्ट्रार फंक्शन करने की पावर देता है। रजिस्ट्री एपलेट ट्रिब्यूनल की रजिस्ट्री। रूल्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011। ये होने के बाद चैप्टर 2 एनफोर्समेंट कैसे होगी, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है भाई, इसकी क्वालिफिकेशन देख लेना कि अगर इस अथॉरिटी में लगना है तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर कमिश्नर बनना है फूड सेफ्टी का, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रैंक का, पहले सिर्फ सेक्रेटरी बताया था एक्ट के अंदर, इसके अंदर खोल के बता दिया कि कमिश्नर एंड सेक्रेटरी होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बनेगा। फिर इसकी पावर्स क्या होंगी, जो भी सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर दी गई है, वो इसकी पावर्स और ड्यूटीज होंगी। अगली क्वालिफिकेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इसकी क्वालिफिकेशन कि एक तो ये होल टाइम होगा पूरे वक्त के लिए, और इसका रैंक एसडीओ से नीचे नहीं होगा या उसके बराबर का। इसकी कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें केमिस्ट्री और साथ में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और एटलीस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रेस्क्राइब की गई है वही डेजिग्नेटेड ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है। या तो वो हो या बीएससी हो, बैचलर डिग्री इन साइंस का मतलब बीएससी विद केमिस्ट्री, तो बीएससी या फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों चलेंगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए। तो इसकी ट्रेनिंग होगी, फूड अथॉरिटी इसको करवाएगी ट्रेनिंग, इसके लगने के अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा जो भी पीएफए रूल के अंदर लोकल हेल्थ एलएचए की क्वालिफिकेशन होती थी, वो जो एलएचए है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, लोकल हेल्थ अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर की के बराबर माना जाएगा। बाकी सारी कंडीशन पूरी करनी चाहिए। जब ये रूल लागू हुए हैं तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अगर किसी इक्विवेलेंट रैंक के अधिकारी ने ले रखा है तो वो तब तक उसी रैंक पे रहेगा जब तक कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर फुल टाइम या होल टाइम अपॉइंट नहीं कर दिया जाता 1 साल के अंदर अंदर, या पहले अगर अपॉइंट पहले कर दिया तो पहले से वो बंदा हट जाएगा, नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर अपॉइंट करना जरूरी है। अब मैंने इसको येलो करके काट रखा है, नीचे लिख रखा है 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट, देखो जब आप इन रूल रेगुलेशंस को देखोगे तो इसमें आपको 3 अमेंडमेंट हैं अब तक की। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जब आप खोल के देखोगे, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। अब वो बदलाव क्या है इंग्लिश में दिखाता हूं। ये जो अमेंडमेंट की गई है 2014 में, 18 जुलाई 2014 को ये अमेंडमेंट की गई है। जिस तारीख को पब्लिश हुई इस तारीख को 18 जुलाई से लागू है। इसमें क्या किया गया है, बदला क्या गया है कि रूल 2.1.2 सब रूल 1 इसका क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अब जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो रूल 2.1.2 1 बी, इसके अंदर जो 1 ईयर है उसको काट के 5 ईयर कर दो, इन्होंने ये कहा है, पहली बात। दूसरा 2.1.3 में सब रूल 3 है, वहां 2 साल को काट के 5 साल कर दो। तो हमने यही किया हमारे रूल्स की कॉपी में। 2.1.3 का 2 इयर्स को काट के 5 इयर्स कर दिया। तो अपनी जो रूल की कॉपी है अगर आपके पास है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में भी, तो आप इसी तरह से उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं और साथ में कमेंट डाल सकते हैं कि ये क्यों किया, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के कारण किया। तो अब हम बात कर रहे थे डेजिग्नेटेड ऑफिसर की क्वालिफिकेशंस की। अब इसकी पावर्स और ड्यूटीज। हाँ, इसी में काम कर रहा हूँ। इसकी पावर्स और ड्यूटीज की
तो ये सारी की सारी सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 के अंदर बताई गई हैं, वो पावर और ड्यूटीज रहेंगी। और उसके बाद थोड़ा बहुत इसको डिटेल और कर दिया, तो वो हमने उसमें डिटेल में पढ़ ली थी। नेक्स्ट पोस्ट आ गई अपनी एफएसओ की। तो पहला एक हायरार्की समझ लो भाई, सबसे पहला सबसे ऊपर होता है कमिश्नर स्टेट के अंदर। कमिश्नर के बाद उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डीओज। डीओ होते हैं एसडीओ लेवल के। इसके नीचे आते हैं एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और साथ में इसी के नीचे होते हैं फूड एनालिस्ट। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी? डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में। डिग्री का मतलब यहाँ पे बीटेक डिग्री हो सकती है, बीएससी डिग्री हो सकती है, डिग्री होनी चाहिए, चाहे फूड टेक्नोलॉजी में, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी में, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में, चाहे ऑयल टेक्नोलॉजी, चाहे एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे बीबीएससी वेटरनरी साइंस, या बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, या मास्टर डिग्री हो सकती है केमिस्ट्री में, और डिग्री इन मेडिसिन, इवन एमबीबीएस भी इसके अंदर लग सकते हैं। या इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की हो फूड अथॉरिटी के ने जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इस पर्पस के लिए बनाए हैं उससे। लेकिन ध्यान यही रखना है कि किसी बंदे का इसमें सेल में, मैन्युफैक्चर में, फूड आर्टिकल्स में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसकी कोई फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसको जो पहले जो हमारे फूड इंस्पेक्टर होते थे उन्हीं को जो पीएफए के अंदर लगाए गए थे वो एफएसओ की ड्यूटी करेंगे, उनको एफएसओ माना जाएगा, जिनको पहले फूड इंस्पेक्टर बोलते थे। और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एरिया के हैं, वो भी फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी को कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे फूड इंस्पेक्टर अलग से ही होते हैं। और ये बताया गया कि फूड अथॉरिटी 2 साल के अंदर अंदर कहा था, लेकिन अब इन्होंने 5 साल कर दिया। इन रूल्स के बनने के बाद, अपॉइंट होने के 5 साल के अंदर अंदर उनको ट्रेन करेगी। और एफएसओ की जो ड्यूटी रहेंगी, जो एक्ट के अंदर थी, कैसे लगेंगे वो सारा तरीका इसमें बताया है। ये हम एक्ट के अंदर डिटेल में कर चुके हैं, और फर्दर डिटेल देखना है तो इसमें दे रखा है। फिर चलेंगे फूड एनालिस्ट। अब जो फूड एनालिस्ट की पोस्ट है इसके अंदर देखना कि ये सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक हो डेयरी में, ऑयल में, और वेटरनरी साइंस की डिग्री हो, या इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया से एग्जामिनेशन पास कर रखा हो फूड एनालिस्ट का, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, या इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है। और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ फूड, कि उसने किसी लैब के अंदर 3 साल तक काम कर रखा हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक तो मास्टर्स डिग्री जिन जिन फील्ड्स में बताई है, और साथ में 3 साल का एनालिसिस का एक्सपीरियंस। उसके बाद एफएसएससीआई क्या करता है, फूड एनालिस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जिनके पास ये क्वालिफिकेशन पूरी है, मास्टर डिग्री है और साथ में 3 साल उन्होंने लैब में काम कर रखा है, तो उनको एक टेस्ट देना होता है, जिस तरह अपना एचटेट वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट के टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाता है उसको फिर ये फूड एनालिस्ट उस लिस्ट में से अपॉइंट करते हैं। तो पहले के भी अगर कोई पब्लिक एनालिस्ट लगे हुए हैं तो वो फूड एनालिस्ट माने जाएंगे, जो पीएफए के अंदर लगे हुए थे। ड्यूटीज क्या है कि इनको लैब में एनालिसिस करना है, और उसकी जो रिपोर्ट है फॉर्म 7A के अंदर
तो अब इन्होंने फॉर्म भी इसके पीछे लगाए हैं कि किस किस चीज के लिए कौन कौन सा फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर वो चीज करनी है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट या उससे रिलेटेड अगर कुछ काम करना है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, आगे कहीं एफिडेविट लेने हैं या देने हैं, तो उसके लिए फॉर्म दिए गए हैं पीछे, जैसे फॉर्म 1 है, यहाँ पे फॉर्म 7A बताया था। कोई फूड आइटम सीज करना है तो उसके लिए फॉर्म 2 में रिसीट लेगा। फॉर्म 3 के अंदर एफएसओ को एफबीओ को ऑर्डर देगा फॉर्म 3 में, और एफबीओ को ये ऑर्डर मानने पड़ेंगे। और एक बॉन्ड भी मांग सकता है फॉर्म 4 के अनुसार। ये जो भी फॉर्म है इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर्म 5A के अंदर सैंपल लेने के लिए तभी की तभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को नोटिस सर्व करेगा। तो नोटिस जो है वो फॉर्म 5A की फॉर्म में है। तो किस तरीके से सैंपल लेने हैं, ये सारा प्रोसीजर और डिटेल में बताया गया है कि जो भी बॉटल जार्स होंगे उसके ऊपर कोड नंबर होगा सैंपल का, भेजने वाले का ऑफिशियल डेजिग्नेशन होगा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, नेचर ऑफ आर्टिकल और नेचर ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव अगर वो ऐड की गई है तो वो सारी इसके ऊपर डिक्लेयर्ड होंगी। फिर उनको सील किया जाएगा, और सील करने का भी क्या तरीका होगा कि पेपर स्लिप लगानी है जो कंप्लीटली कवर करेगी। तो ये सारा इसके अंदर डिटेल प्रोसीजर दिया गया है, ये रूल्स के अंदर बताया गया है। अब जो मेमोरेंडम होगा उसको फूड एनालिस्ट के पास भेजने का, वो फॉर्म 6 होगा। पीछे देखेंगे तो ये पता चल जाएगा अपने पास। 2 कॉपीज मेमोरेंडम की फॉर्म 6 की डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भी भेजी जाएंगी, एक फूड एनालिस्ट के पास भेजी जाएगी, और जो चौथा पार्ट है वो एक्रेडिटेड लैब के लिए होता है, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर उसके लिए कहता है तो। और अगर वो ऐसा कहता है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी बताना है। तो जब आप एफएसओ बनोगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनोगे, तो ये काम कैसे करने हैं आपको फुल ट्रेनिंग दी जाएगी इसी चीज। इसके बाद कि सैंपल का जो पैकेजिंग का सैंपल जो अगर फूड पैकेजिंग मटेरियल का लेना है तो वो किस तरीके से लेना है कि 8 बाई 1000 बाई 9 स्क्वायर मीटर सरफेस होना चाहिए सैंपल के अंदर। स्मॉल अगर कंज्यूमर पैकेज है तो कंप्लीट पैकेजिंग मटेरियल एक कंटेनर के लिए जो यूज होता है उसका सैंपल उठाना है। अब जब ये सैंपल एंड फूड एनालिस्ट के पास जाएगा तो फूड एनालिस्ट क्या क्या चीजें चेक करेगा, किस किस के पास भेज सकते हैं। अब इसमें मोबाइल फूड लेबोरेटरी का भी जिक्र किया गया है कि वो भी इसके अंदर काम कर सकते हैं, वो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप एफएसएसएआई का जब ये स्टॉल वगैरह विजिट करते हो आहार में या किसी और उसमें ट्रेड फेयर वगैरह के अंदर, तो उनकी एक मोबाइल वैन खड़ी रहती है कि ये फूड एनालिसिस के लिए ये हमारी मोबाइल फूड लेबोरेटरी है। कई जगह पे इन्होंने बना रखी है और उनसे सैंपल वगैरह लेते हैं। इसके बाद एनालिस्ट क्या क्या काम करेगा, रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करेगा, और फॉर्म 7A के अंदर उसकी 4 कॉपी बनाएगा, अलग अलग जगह उनको भेजेगा जो भी इसके अंदर बताए गए हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, वो आगे एफएसओ को भेजेगा। डेजिग्नेटेड ऑफिसर 2 कॉपी अपने पास रख लेगा। 10 मिनट का वार्निंग आई है भाई, दोबारा आ जाना इसी लिंक से 10 मिनट के बाद, अगर बंद हो जाती है तो अपनी है। तो ये सारा काम करके, और इसमें बताया भी गया है कि मेथड ऑफ एनालिसिस आपको कौन से चूज करने हैं। तो जो मैनुअल्स फूड अथॉरिटी ने टाइम टू टाइम छापी हैं, अब वो कौन सी है एक बार आपको दिखाता हूं मैं। एफएसएसएआई की जब साइट पे जाओगे आप,
या गूगल के अंदर अगर आप FSSAI लैब मैनुअल, FSSAI लैब मैनुअल टाइप करोगे तो आपको यहाँ मेथड्स मैनुअल्स या आर्काइव में पुरानी मैनुअल भी पड़ी है, तो मेथड्स मैनुअल्स के ऊपर आप क्लिक करो। इसके अंदर आपको मैनुअल ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स ये है। अगर मेलामाइन के लिए अलग से देखना है तो ये दे रखा है, ऑयल एंड फैट के लिए ये है। ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में लगते हो और उस इंडस्ट्री के जो टेस्ट करने हैं उन टेस्ट की एक मैनुअल यहाँ दे रखी है। आपको जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं कि जी इसका कहाँ से मिलेगा, इसका प्रोसीजर कहाँ से मिलेगा। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का, इसको राइट क्लिक करके सेव लिंक एज कर देता हूं मैं। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग होनी है वो इस मैनुअल के अंदर दे रखी है कि सैंपल को कैसे प्रिपेयर करना है, अडल्ट्रेंट कैसे पता लगाने हैं, केन शुगर मिलाई है तो उसको कैसे डिटेक्ट और क्वांटिफाई करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के टेस्ट होते हैं अपने। क्वालिटेटिव जिसमें डिटेक्शन होती है कि वो चीज प्रेजेंट है या नहीं, और जब ये पता लग जाए कि प्रेजेंट है वो चीज, जैसे केन शुगर है तो वो कितनी है, तो डिटेक्शन तो हो गया है या नहीं, क्वांटिफिकेशन हो गया कितनी है ये पता लगाना है, तो वो क्वांटिफिकेशन के भी टेस्ट हैं। ऐसे ही स्टार्च डिटेक्ट करने का और क्वांटिफाई करने का, सेलुलोज अगर मिल्क में मिलाया है तो वो डिटेक्ट करने का है, यूरिया ऐड की है डिटेक्ट करने का है। अब इनको सिर्फ डिटेक्ट करने के टेस्ट क्यों दिए गए हैं कि ये अगर प्रेजेंट है तो भी हमारा फूड अडल्ट्रेटेड है, इतना निकालने की जरूरत नहीं कि कितना प्रेजेंट है, सिर्फ प्रेजेंट है वही बहुत है रिजेक्ट करने के लिए। ऐसे यूरिया के लिए है अमोनियम कंपाउंड्स हैं, फिर सल्फेट्स प्रेजेंट है या नहीं। अब ग्लूकोज है तो उसको डिटेक्ट करना और एस्टिमेट करना। फिर सोडियम क्लोराइड अगर मिलाया है, कोई फॉरेन फैट अदर देन मिल्क फैट अगर मिलाया है, नाइट्रेट्स जो कि पॉन्ड वाटर में होते हैं अगर पॉन्ड वाटर मिलाया है तो वो इसमें आएंगे। कोई न्यूट्रलाइजर मिलाए हैं, एसिड न्यूट्रलाइजर मिलाते हैं अधिकतर ताकि एसिडिटी कम आए। फिर हाइपोक्लोराइड्स या क्लोरामीन्स ये मिला रखे हैं, सफाई के लिए यूज होते हैं हाइपोक्लोराइड्स वगैरह, तो वो अगर इसमें आए हैं। क्वाटर्नरी अमोनियम अगर मिलाया है, एनायनिक डिटर्जेंट अगर मिलाए हैं, तो उनकी सिर्फ प्रेजेंस की ही टेस्टिंग करनी है, डिटेक्शन करनी है। स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाया है काउ बफेलो गोट शीप में, जिलेटिन मिलाया है, फॉर्मेलिन मिलाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया है, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो ये सारे टेस्ट इसके अंदर दे रखे हैं। फिर मिल्क फैट निकालने के 3 टेस्ट दे रखे हैं, अपने को आमतौर पे गर्बर मेथड से करवाते हैं। इसके अलावा रोज गॉटलिब मेथड भी है, एसिड डाइजेशन मेथड भी है जिसको वर्नर श्मिट मेथड बोलते हैं। ये तो हो गए मिल्क के टेस्ट। अब क्रीम के, जिसमें स्टरलाइज क्रीम है, व्हिप क्रीम है, मलाई है, सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है, फैट कैसे निकालनी है, रोज गॉटलिब मेथड से या जो आपका एसिड डाइजेशन मेथड या वर्नर श्मिट मेथड है उससे। थिकनर अगर कोई मिलाया है क्रीम के अंदर, आमतौर पे स्टार्च या जेलेटिन मिलाते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के टेस्ट। फिर क्रीम पाउडर जो है, इसका सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है, क्रीम पाउडर का मॉइस्चर, फैट और मिल्क प्रोटीन। और मेथड 1 जो इन्होंने दिया है वो AOC, एसोसिएशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट, इसके मेथड भी अप्रूव्ड मेथड है इंडिया के अंदर। इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट हम आमतौर पे जर्डाल मेथड से निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर IDF प्रोसीजर बताया गया है। कर्ड और दही के लिए सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके बाद छेना या पनीर, चीज, आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, कुल्फी, मिल्क आइसीज और मिल्क लॉलीज और फ्रोजन डिजर्ट और कन्फेक्शन, इन सब के टेस्ट। ड्राइड आइसक्रीम मिक्स, तो जो भी मार्केटेबल प्रोडक्ट मिल्क से बनते हैं, तो इससे 2 पर्पज सॉल्व होते हैं। आपको एक तो ये तो पता लग जाता है कि मिल्क से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, प्लस उसमें किस किस तरह की अडल्ट्रेशन या किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद उसको निकालने के तरीके, जिसमें पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैंपल होता है। फिर खोआ,
क्रीमरी या देसी बटर जिसको बोलते हैं, घी, बटर फैट, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट, एनहाइड्रस बटर ऑयल, इन सब के, फिर चक्का या श्रीखंड, योगर्ट, वे पाउडर, जो भी प्रोडक्ट आप इससे सोच सकते हो, एडिबल केजीन प्रोटीन, लैक्टोज, कलरीमेट्रिक मेथड से, फिर नाइट्रोजन कंटेंट जर्डाल मेथड से, अलग अलग मेथड, मैक्रो जर्डाल मेथड है, आईडीएफ मेथड जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डाइजेशन या स्टीम डिस्टिलेशन आईडीएफ 20B 1993, फिर माइक्रो जर्डाल मेथड, फिर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ट्रू प्रोटीन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के भी बहुत से टेस्ट हैं। इसके बाद मेलामाइन, अगर इसमें प्रोडक्ट इन्फेंट फार्मूले में मिलाया गया है तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन को पहले डिटेक्ट करते हैं, और फिर एलाइजा बेस्ड मेथड, एलाइजा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उस मेथड से हम ये टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर मेलामाइन है तो कितना है या नहीं। फिर इसके अलावा आइसो मेथड भी हैं। ये सारे मेथड आपके इस मैनुअल के अंदर दिए गए हैं और ये मैनुअल फ्री में अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी मैनुअल्स को, अपनी FSSAI की वेबसाइट से। तो वापस आते हैं भाई अपने रूल्स के अंदर, क्योंकि रूल्स के अंदर ये बताया गया था कि इन मैनुअल्स को ले सकते हो या AOAC, आइसो, पियर्सन्स, जैकब, IUPAC, फूड केमिकल्स कोडेक्स, या BIS, वुडमैन, विंटन या जॉसलिन, इन सभी मेथड्स का आप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये अप्रूव्ड मेथड्स हैं। जहां पे किसी भी पैरामीटर को चेक करने के लिए अगर मेथड नहीं है तो किसी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड या एनालिटिकल या रेगुलेटरी एजेंसी ने, चाहे अमेरिका में चाहे ऑस्ट्रेलिया में, अगर उस मेथड का वो बना रखा है तो आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, वो वैलिड मेथड माना जाएगा। ये भी इन्होंने कह रखी है। तो कई बार इस चीज के ना लोग बिना एक्ट या रूल्स को पढ़े बकवास करने लग जाते हैं, अगर इस चीज का तो मेथड ही नहीं है इंडिया के पास, इंडिया के पास नहीं है तो किसी और कंट्री के पास है, उसको अडॉप्ट कर लो। जब इन्होंने क्लियर कट कह रखी है कि अगर और कंट्री जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उन्होंने वो अडॉप्ट कर रखा है तो आप उसका यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास वो नहीं है तो, अगर है तो इंडिया वाला ही चलेगा। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जो रिपोर्ट भेजेगा फूड एनालिस्ट, उसके ऊपर क्या करना है। फिर परचेजर जो है अपना एनालिसिस कैसे करवा सकता है, इसके अंदर अपने को पीछे भी बताया था कि कुछ फीस दे के, अब वो फीस कितनी होगी इसके बारे में भी आगे बताएंगे, और उसी टर्म्स को इन्होंने आगे और इलेबोरेट किया है। फूड बिजनेस ऑपरेटर भी अपना जो है सैंपल है एनालाइज करवा सकता है, जो चौथा सैंपल था किसी भी NABL एक्रेडिटेड लैब से। एक मिनट भाई।